जैसा कि आजकल शादी ब्याह का माहौल चालू हो चुका है और लोग अपने लड़का लड़की का कुंडली मिलान करवाते हैं या कुंडली के बारे में। सर्वप्रथम कुंडली मिलान में हम देखते क्या हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है कि 18 गुण 19 गुण या 22 गुण मिल गया तो कुंडली बहुत अच्छा है। सर्वप्रथम क्या होता है कि कुंडली में गुण मिले जो हम देखते हैं उसमें मैत्री संबंध देखते हैं कि जैसे सपोज करो मान लिया मेष लग्न का जातक है या मेष राशि का जातक है, कोई आदमी मेष राशि का है तो मेष राशि के जो मित्र ग्रह होते हैं वो कौन होता है? वो गुरु बृहस्पति है, चंद्रमा है और उसके बाद सूर्य है। अगर सपोज करो वो लड़की सिंह राशि की है या वो लड़की जो है धनु राशि की है या वो लड़की मीन राशि की है या वो वृश्चिक राशि की है, तो क्या होगा कि इनका कहीं ना कहीं आपस में राशि मैत्री संबंध रहेगा। सर्वप्रथम कुंडली मिलाते समय हमको राशि मैत्री जरूर देखना चाहिए, क्या हमारी राशि इनके साथ मैच खाएगी या नहीं, पहला तो ये हो गया। दूसरी चीज कुंडली के अंदर क्या होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। जैसे मान लिया कि एक लड़की का चंद्रमा नीच का है और लड़के का चंद्रमा वृषभ में बैठा है यानी उच्च का है, तो आप ये मान के चलिए कि वहां पर लड़का जो है लड़की को संभाल लेगा। लेकिन अगर कहीं दोनों जातक चंद्रमा से पीड़ित मिल गए तो बहुत दिक्कत पैदा करेगा, क्योंकि चंद्रमा कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब दूसरे नंबर पे अगर आप आ जाओ कि कुंडली मिलाते समय क्या देखना होता है, तो कुंडली मिलाते समय गुरु और शुक्र की युक्ति देखा जाता है। जैसे कि लड़की की कुंडली में जो पति होता है वो गुरु होता है और लड़के के कुंडली में जो पत्नी होती है वो शुक्र होता है। तो इस तरीके से जो शुक्र गुरु का योग है वो आपस में अच्छा होना चाहिए। अब मान लिया कि किसी की कुंडली में गुरु खराब है, लड़की की कुंडली में गुरु खराब है लेकिन लड़के के कुंडली में शुक्र बढ़िया है अथवा गुरु बढ़िया है, तो वो क्या होगा कि एक दूसरे को वो संभाल लेंगे। जैसे कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि हमसे अगर कोई गलती हो जाती है या कोई ऐसी गलती बात आती है तो हमारे पति हमको माफ कर देते हैं। तो एक तो क्या देखा जाता है, गुरु और शुक्र की युक्ति। अब उसके बाद जो सबसे बड़ी युक्ति है वो है राहु की युक्ति। कुंडली के अंदर राहु को जरूर देखना चाहिए कि राहु कैसे और किस स्थिति में बैठा हुआ है। अगर मान लिया किसी की कुंडली में, एक की कुंडली में राहु खराब है या नीच का है और दूसरे की कुंडली में अच्छा या उच्च का है, तो क्या होगा कि आप अगर उनकी शादी कर देते हैं तो वो वहां पर रिश्ते जो हैं संभल जाएंगे। इसी तरीके से अब बाद में आता है गण दोष। कई बार क्या होता है कि गण दोष जो होता है वो एक प्रकार से बहुत बड़ा दोष माना गया है। गण दोष जरूर देखना चाहिए। और गण दोष के बाद में जो कुंडली का सबसे बड़ा आता है वो होता है वर्ण, कौन किस वर्ण का है। तो इन चीजों को देखना बहुत जरूरी होता है। और अगर मान लिया कि किसी की कुंडली में वो ग्रह उच्च का हो करके और लग्न कुंडली में बैठा हुआ है लेकिन नवमांश कुंडली में वही ग्रह नीच का हो गया या ऐसे जगह बैठ गया जो कि उसको स्ट्रगल करवाता है। जैसे सपोज करो लड़के की कुंडली में शुक्र बहुत बढ़िया है लग्न कुंडली में, लेकिन नवमांश कुंडली में वो खराब हो गया, तो आप ये मान के चलिएगा कि उस व्यक्ति को वैवाहिक जीवन के बाद यानी विवाह होने के बाद समस्या आएगी, दिक्कतें उनको आएगा कुछ समय के लिए। और ऐसे रिश्ते को एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब वो एडजस्ट हो जाता है तो फिर दिक्कत नहीं आता। दूसरी चीज क्या होता है कि अब लड़की की कुंडली में गुरु को देखना होता है कि जो लग्न कुंडली था, जो हमारा लग्न चार्ट है, उसमें गुरु अच्छी पोजीशन में बैठा है लेकिन नवमांश कुंडली में जाकर के वो खराब पोजीशन में आ गया। अगर वो खराब पोजीशन में आ गया तो ऐसे स्त्री को कभी भी पति सुख नहीं लेने देगा।
तो उसमें आप किसी भी प्रकार का कोई उपाय करें या कुछ भी करें, क्योंकि देखिए ज्योतिष जो है वो एक तरीके से भविष्यवाणी करती है, ना कि वो रेमेडी करती है। तो गुरु बृहस्पति को भी देखना होगा, क्योंकि हमारा जो लग्न चार्ट है, हमको लग्न चार्ट के अनुसार अगर 10% फल मिलता है तो हमारा जो नवमांस कुंडली है उससे हमको 60% मिलता है। कई बार जब आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति की उच्च की महादशा चल रही है, लेकिन जब आप लेकिन उस व्यक्ति को बहुत पीड़ा हो रहा है, वो महादशा आने के बाद वो व्यक्ति पीड़ित हो गया और बहुत दिक्कत में चल रहा है, तो सर्वप्रथम आपको ये देखना होगा कि नवमांस कुंडली में जिस ग्रह की महादशा चल रहा है वो नवमांस कुंडली में कहाँ बैठा है, वो मित्र क्षेत्रीय है अथवा शत्रु क्षेत्रीय है, ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे मान लिया आपको किसी से कोई एनओसी लेना है या आपका कोई ऐसा काम होना है और आपका काम हो गया और उस अथॉरिटी ने आपको जो दिया है उसने बिना ठप्पा लगाए आपको दे दिया, बिना स्टैंप के, तो क्या होगा कि उसका मान्यता नहीं मिल पाएगा, वो मान्य नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से जो हमारी लग्न कुंडली है वो हमारा लग्न है, लग्न कुंडली है, लेकिन जो उसके ऊपर ठप्पा मारता है, जो बताता व्यक्ति कैसा होगा, वो हमारी नवमांस कुंडली है। कई बार जब आप देखते होंगे कुंडली तो आपको पता चलता होगा कि कर्क लग्न कर्क राशि की कुंडली है, तो आप हमेशा कहोगे कि यह व्यक्ति चंचल होगा, किसी चीज में स्थिर नहीं हो पाएगा, उसके बाद जो है ये हमेशा जो है मानसिक परेशान रहेगा, या जैसा भी जो भी आप कह सकते हो कि ये चंचल बहुत होगा। लेकिन आप उसको रियल लाइफ में देखते होगे कि वो बिल्कुल चंचल नहीं है, अपने काम से काम रखता है और हमेशा जो है अपना बैठा रहता है, कोई मूवमेंट नहीं है उसके अंदर जो चंचलता का हो। तो आप कहेंगे आश्चर्य है, लेकिन जब उस कुंडली को आप देखेंगे कि नवमांस में चंद्रमा कहाँ बैठा है, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि नवमांस में जिस घर में चंद्रमा बैठा है उस घर से फल उस व्यक्ति को दे रहा है। इसलिए नवमांस कुंडली सबसे अहम और जरूरी होता है, जबकि उसमें देखो लिखा होता है जीवन साथी। इसलिए जब भी शादी ब्याह हो या कुंडली मिलाया जाए तो अच्छी तरीके से कुंडली मिलाया जाए। जैसे हमको बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि अगर पंडित लोगों के पास काल सर्प दोष, पितृदोष और उसके बाद में मंगल दोष, अगर ये ना रहे तो क्या होगा, फिर वो क्या बताएंगे। लेकिन जब उनके साथ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है तब वो कहते हैं कि काश अगर मैंने मान लिया होता तो अच्छा होता। दूसरी चीज ये देखना जाता है लड़का और लड़की की कुंडली में कि सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में या सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में तो नहीं बैठा है, या सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में तो नहीं चला गया। अगर चला गया है तो उनको अपने चीजों को संभालने में, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो गुप्त विद्याओं का होता है, वो अष्टम भाव उनको क्या है गुप्त युक्तियों के द्वारा पति पत्नी, अगर पत्नी की कुंडली में ऐसा है या पति के, तो एक दूसरों से गुप्त जो है उसके द्वारा वो जो है उसका काम कर सकते हैं। लेकिन अगर सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा है तो कहीं ना कहीं पत्नी उसके लिए चैलेंज बन जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई मुकदमा नहीं लड़ा, लेकिन जब पति पत्नी का झगड़ा होता है, एक दूसरे से अलग होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर मुकदमा भी चलता है। कुछ नहीं तो तलाक का केस चलता है, या कुछ ऐसा भी लगा देती हैं, दहेज उत्पीड़न का केस लग जाता है। और अगर सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा हो, तो जैसे 12वां भाव क्या कहते हैं मुक्ति का, कि ये मुक्ति का है। अब सपोज करो लड़की की कुंडली में अगर सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है तो शादी के बाद पति को मुक्ति मिल जाएगी। बहुत सारे जगह ऐसे आपने देखा होगा कि शादी के बाद कुछ समय के बाद एक्सीडेंट में या हार्ट अटैक से या कोई ना कोई आकस्मिक मृत्यु हो जाती है।
ये दोनों में होता है, कभी आदमी की पत्नी या पत्नी का आदमी, इस तरीके का हो जाता है। ये जरूर देखना चाहिए कि कुंडली में क्या बैठा। तो कुंडली मिलान इतना आसान नहीं है कि जजमान ये देखो कुंडली 28 से या 27 से या 18 या 19 से गुणों से बन रही है। गुण तो कोई बात नहीं है, आप ये देखो क्या कुंडली में पति पत्नी के अंदर मैत्री ग्रह हैं जो मैत्री संबंध को बना के रखेंगे। क्योंकि जो हमारी पति पत्नी के रिश्ते होते हैं वो एक तरीके से मैत्रिक संबंध है, बहुत नाजुक संबंध बोला गया है। अगर एक दूसरे को हार्म करते हैं तो फिर क्या होगा कि उनको काफ़ी समस्या जीवन में आ जाता है और पूरे जीवन के लिए एक उदाहरण बन जाता है कि मेरे जैसे था जो तुमको निभा दिया, वो कहेगा मेरे जैसे था जो तुम आज हो। तो ये एक दूसरे के ऊपर होता है, क्योंकि मैत्री ग्रह नहीं है। एक दूसरे का अपोजिट ग्रह जब बैठ जाते हैं तो वो समस्या पैदा कर देता है। तो जैसा कि दूसरी चीज क्या आता है कि जैसे आपने किसी पंडित से आपने मुहूर्त निकलवाया शादी का, जब मुहूर्त आपने निकलवाया तो क्या होता है कि मुहूर्त जो निकला था वो था 10 बजे का, और व्यक्ति क्या करता है कि डिस्को भांगड़ा करते हुए वो 12 बजे आता है, तो वो शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त पे शादी नहीं हुई। तो आदमी के मन में क्या आता है कि मैंने अमूक पंडित से पूछा था और उन्होंने हमको बताया कि नहीं ठीक है शादी बढ़िया है, लेकिन शादी में तो दिक्कत आ गई। तो सर्वप्रथम क्या होता है कि वो शादी मुहूर्त पे नहीं हुआ। इसलिए खास तौर पर इस बातों का ध्यान जरूर रखें कि शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त में शादी करें। क्योंकि आज तुम देख रहे होगे कि आज के जीवन में सब कुछ सुलभता से मिल सकता है, लेकिन जो पति पत्नी के रिश्ते हैं इसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। अब तीसरा चीज क्या आता है कि अगर ऐसा कोई पति पत्नी हैं जिनमें मैत्रिक संबंध बढ़िया नहीं है और उनका आपसी तालमेल ठीक नहीं है, तो उनको सर्वप्रथम क्या चाहिए? सर्वप्रथम पति को चाहिए कि वो रोज डेली 1 माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे, क्योंकि पत्नी शुक्र है और शुक्र प्रसन्न महामृत्युंजय मंत्र से होता है। अब दूसरी चीज पे आ जाओ। जैसे सपोज करो किसी लड़के की कुंडली में उसका पत्नी भाव ठीक नहीं चल रहा है और छोटी छोटी बातों पर लेकर के उनमें विवाद चलता है, तो हमें क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम ऐसे चीजों में हमको यानी लड़के को गुरु का पूजन करना चाहिए, यानी भगवान विष्णु की उपासना। जैसे जब भी हम कहते हैं तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की पूजा यानी अपने गुरु की पूजा आपको करना चाहिए। अगर आप पूजा करना शुरू कर दिए, नहीं गुरु आपने बनाया है, तो मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगाना शुरू कर दो, मंदिर की सफाई करना शुरू कर दो, तब भी आपका गुरु सही फल देगा। पति पत्नी के रिश्ते आप देखेंगे कि आश्चर्यजनक सुधार में आ गया। अब आ जाइए तीसरी चीज पे, तीसरे पॉइंट पे आ जाइए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस आपाधापी की दुनिया में हम ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कोई बहुत आसान सा उपाय बताओ। तो औरत और पुरुष क्या नहीं पड़ता है, तो औरत को चाहिए 1 8.5 रत्ती का पोखराज बना करके और तर्जनी उंगली में हमेशा धारण करके रखे। और इसी तरीके से जो पुरुष हैं उनको चाहिए कि 12.5 से 14 रत्ती का ओपल मून स्टोन चांदी में बना करके और उसके बाद में तर्जनी उंगली में दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। अब अगर वो दाहिने हाथ में धारण कर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि एक दूसरे को के पूरक हो गए, यानी उन्होंने शुक्र और उन्होंने गुरु। तो क्या होगा कि जिसने शुक्र पहना है उसकी स्त्री उसके अट्रैक्शन में आएगी, और जिसने गुरु पहना है उसके अट्रैक्शन में उसकी पत्नी आएगी। लेकिन कुंडली देखते समय इस बात का जरूर ध्यान रखो कि जो तीसरा भाव होता है
वो अट्रैक्शन का होता है, किसी के प्रति अट्रैक्ट होना, जैसे मेल है फीमेल के प्रति और फीमेल है तो मेल के प्रति। वहां उस घर को देखना चाहिए कि वो घर कितना बढ़िया है और उसका स्वामी कहाँ बैठा है। अगर वो सही ढंग पे होगा नवमास कुंडली में तो एक दूसरे का अट्रैक्शन बना रहेगा, एक दूसरे का प्यार जन्म जन्मांतर तक चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जब भी आप किसी पंडित के पास जाएं और आप कुंडली मिलवाते हैं तो बहुत सारे पहलुओं पे कुंडली मिलवाइए। दूसरी चीज क्या है कि आपके लड़के का जो शादी का मुहूर्त निकला है उस मुहूर्त पे आपको शादी के मंडप में जरूर उपस्थित होना है और उस समय पर शादी का कार्यक्रम चल रहा हो। इसके बाद क्या होता है, कई बार जब भी हम शादी कर रहे होते हैं तो वहां पर अचानक से विचित्र किस्म का व्यक्ति आ जाते हैं जो भोजन के लिए आते हैं और वो पागल जैसी हरकत करते हुए आते हैं। आप सदा ध्यान रखना कि वो आपके कहीं ना कहीं पितृ किसी न किसी भेष को बना करके और आपकी पार्टी में सम्मिलित होने आए हैं। तो आप वहां उस चीज का ध्यान जरूर रखना कि उनका निरादर मत करना और उनको भरपूर भोजन करवाना। जो भोजन सबके लिए है वही भोजन उनके लिए रखना। तो जायज बात है कि आप लोगों ने हमने जो बताया इस पे आप लोग अमल करेंगे और इन बातों को ध्यान में रखेंगे और ध्यान में रख करके शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त पे अपना कार्य करेंगे। और उसके साथ साथ में आप ये जरूर देखेंगे कि लड़का और लड़की का आपसी तालमेल कैसा है और मैत्रिक संबंध कैसा है। फिलहाल इस एपिसोड में बस इतना ही। जय श्री राम।